नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने रणनीति बनाई है। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बेग। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उपचुनाव की सीटों पर विजय पताका फहराने के लिए आज एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में पीडीए फार्मूला मजबूत करने को लेकर भी मंथन हुआ। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता मिलने के बाद समाजवादी पार्टी का जोश पूरी तरह हाई है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीए फार्मूला अपनाया था और बड़ी सफलता मिली थी। अब यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ी और अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में चाचा शिवपाल यादव प्रदेश अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में पीडीए फार्मूले को और मजबूत करने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पदाधिकारियों से रायशुमारी किया और साथ ही साथ विधानसभा की 10 उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का परचम लहराने के लिए भी चर्चा की गई और साथ ही साथ जीताऊ और टिकाऊ प्रत्याशियों को लेकर भी चर्चा हुई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उपचुनाव को लेकर निर्देश भी दिया कि वह क्षेत्र में पार्टी की छवि बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, राजेंद्र चौधरी और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद से भी रायशुमारी की। माना जा रहा है कि जल्द ही समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर देगी और साथ ही साथ पीडीए का फार्मूला मजबूत करने के लिए तमाम अभियान भी चलाएगी। फिलहाल देखना यह होगा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी अब विधानसभा की 10 उपचुनाव में अपना जोर आजमाइश कर रही है, ऐसे में जिस तरह से बसपा भी अब पूरी तरीके का जोर लगा रही है और साथ ही साथ बीजेपी ने भी मंथन शुरू कर दिया है, तो यह कहा जा सकता है कि उपचुनाव काफी रोमांचक हो सकता है। फिलहाल समाजवादी पार्टी के खाते में उपचुनाव की 5 सीटें हैं और 5 सीटें बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के पास है। देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला क्या इस उपचुनाव में काम करता है या नहीं और समाजवादी पार्टी को कितनी सफलता मिलती है। सहयोगी इसरार अहमद के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। बात करेंगे अगली खबर की। मायावती ने भोले बाबा पर हमला बोला। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बेग। मायावती आज हाथरस वाले बाबा पर जमकर बरसी और योगी सरकार से मांग किया कि हाथरस हादसे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सरकार बिना किसी स्वार्थ के ऐसे बाबाओं और उनके सेवादारों पर कड़ा एक्शन ले। बसपा प्रमुख मायावती ने दलित समाज के लोगों को ऐसे बाबाओं के चक्कर में न पड़ने की नसीहत भी दी। बता दें कि हाथरस में सत्संग के बाद बड़ा हादसा हो गया था जिसमें 121 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। हाथरस हादसे ने कहीं न कहीं सियासत का रूप भी ले लिया है। हादसे पर सियासत भी तेज हो चली है। आज बसपा प्रमुख मायावती ने हाथरस वाले बाबा पर बड़ा हमला बोला। एक्स पर बसपा प्रमुख मायावती ने लिखा कि हाथरस हादसा वाले बाबा पर कड़ा एक्शन लिया जाए, कानूनी शिकंजा कसा जाए और साथ ही साथ एफआईआर मामले में जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी और निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। बसपा प्रमुख मायावती ने यह भी मांग किया कि
सरकार बिना किसी स्वार्थ के ऐसे अंधविश्वास फैलाने वाले बाबाओं पर कड़ी कार्रवाई करे, यह कार्रवाई एक नज़ीर बने। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर यह भी लिखा कि दलित समाज के लोग अंधविश्वास के चक्कर में न पड़े। बसपा प्रमुख मायावती ने यह भी कहा कि ऐसे बाबा दलित समाज का उत्थान नहीं कर सकते हैं। अंधविश्वास के चक्कर में लोग अपना समय और पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि ऐसे पाखंड फैलाने वाले सभी बाबाओं पर एक्शन जरूरी है, जिससे अंधविश्वास दूर किया जाए। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि बाबा साहब के संविधान पर चलकर दलित समुदाय के लोग अपना मार्ग का रास्ता प्रशस्त करें और कामयाबी हासिल करें, ऐसे बाबाओं के चक्कर में न पड़े। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। बात करेंगे अगली खबर की। 121 से ज्यादा मौतों के बाद बाबा सामने आया। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश। हाथरस में हुए सत्संग में भगदड़ के बाद 121 लोगों की जहां मौत हो गई है, तो वहीं सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का एक बयान सामने आया है। तो अब भोले बाबा और सूरजपाल का बयान में कह रहे हैं कि जिन सेवादारों की मौत हुई है उन पर हम दुख प्रकट करते हैं और उनकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो वहीं आखिर भोले बाबा का बयान 2-3 दिन बाद आखिर क्यों आया? 3 से 4 दिन हो गए हैं जब से लगातार मीडिया के लोग जो कह रहे थे बिछुआ थाना क्षेत्र के आश्रम पर लोकेशन आई, उसके बाद आज बयान आ गया, तो उससे पूरा जाहिर हो रहा है कि लगातार भोले बाबा जो निरंकारी संघ जो आश्रम है उसमें मौजूद है। फिलहाल इस बयान जो 2 मिनट का बयान आया उसमें पूर्ण रूप से कहीं न कहीं शोक संवेदना व्यक्त की जा रही है, दुख प्रकट किया गया है। तो वहीं सभी लोग अब इस बात के लिए हैरान हैं आखिर बाबा हैं कहाँ। बाबा के सभी सेवादार बाबा की एक झलक पाने को तैयार हैं, तो वहीं कुछ सेवादार अब उनके विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका विरोध पूरे जो दलित समाज के लोग हैं वो उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। और वो है चाह रहे हैं कि भोले बाबा ने आखिर जिस दिन घटना हुई 2 जुलाई को, उसके बाद तुरंत ही क्यों नहीं दुख प्रकट किया, क्यों नहीं लोगों से वार्ता की, क्यों नहीं कोई बयान जारी किया। आखिर 3 दिन बाद जो बयान जारी किया गया है इस पे सभी लोग जहां दुख प्रकट कर रहे हैं, और तो वहीं सभी लोगों ने यह कह दिया है कि आप मेरे एक साथी पीछे अभी भी यह गेट अभी भी पीछे जो है वो बंद है, और अभी सुरक्षा की व्यवस्था की बात की जाए तो आश्रम पर पीएसी के जवान सहित कई पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 2 थाना अध्यक्षों की ड्यूटी लगातार अभी भी बनी हुई है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए बात करेंगे अगली खबर की। पहाड़ों में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से कहां पर और कितना नुकसान हुआ है बता रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक शाह। पहाड़ों में लगातार हो रही झमाझम बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। शनिवार सुबह से ही हो रही लगातार बारिश के कारण कंचनजंगा, पागल नाला, गौचर, समीरा, पीपलकोटी आदि स्थानों में मोटर मार्ग बंद पड़े हुए हैं, जबकि थाली, दीवाल, नारायणनगर आदि स्थानों में ग्रामीण क्षेत्रों को जाने वाली सड़कें पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है। हालांकि दोपहर तक यहाँ पर नेशनल हाईवे द्वारा सड़कों को खोल दिया गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को खुलने में अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। बात की जाए तो सुबह से लगातार हो रही बारिश के कारण अलकनंदा और पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, जिससे पुलिस द्वारा एहतियात के तौर पर नदी किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है और उन्हें अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं सुबह कड़ियाल गौचर के पास गल्लाओं के पास पहाड़ी से एक हिस्सा टूटने से वहां से गुजर रहे बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। कड़ियाल से इंडिया वॉइस के लिए बात करेंगे अगली खबर की। मथुरा में हाई टेंशन लाइन गिरने से 18 मजदूरों की मौत हो गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। कोसीकला क्षेत्र के अंतर्गत खेत में काम कर रहे 22 मजदूरों पर हाई टेंशन लाइन का तार गिर गया। हाई टेंशन लाइन का तार गिरने से 18 मजदूर घायल हो गए, जिसमें एक महिला चंचल की वहीं मौत हो गई। इसको लेकर जो है तमाम लोगों में इसका आक्रोश है और उनका कहना है कि हमें जो है हाई टेंशन लाइन की जो चपेट में आए हैं उनको सबको मुआवजा चाहिए है।
मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और एक जो चंचल नाम की महिला की मौत हुई है उसके परिजन भी इसकी मांग कर रहे हैं कि उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। ये कहीं ना कहीं बिजली विभाग की लापरवाही देखी जाती है। इतने बड़े हाई टेंशन लाइन के तार जो तमाम खेतों में से जाते हैं, आए ना आए दिन कोई दुर्घटना देखने को मिलती है। इन पे जो गार्ड होते हैं उनको लगाने का काम नहीं किया जाता है। अगर गार्ड पर लगाने का काम हो तो ये घटनाएं जो है शायद कम हो, क्योंकि खेत में जितने लोग काम कर रहे होते हैं वो सब जो है इन दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। 22 के 22 मजदूर जो धान की बुवाई कर रहे थे, यानी रोपाई हो रही थी, तो वो सब जो है घायल हो गए हैं। और कुछ लोगों की अस्पताल से छुट्टी हो गई है और कुछ लोग अभी गंभीर हालत में बने हुए। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक। बात करेंगे अगली खबर की। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री नमक पोषण की शुरुआत की। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री की तरफ से शुरू की गई इस योजना में ये कहा जाता है कि बीपीएल और एपीएल परिवारों को अब राशन के साथ साथ 8 रुपए की दर से प्रतिमाह 1 किलो आयोडीन नमक भी मिलेगा। ये पोषण के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से आयोडीन की कमी से विभिन्न बीमारियां शरीर में होती है, उससे छुटकारे के लिए ये योजना शुरू की गई है। ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य मिशन सुरक्षा योजना आई, उसी के तहत इसका भी संचालन होगा। राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवारों को भरोसा दिया है, जनता को भरोसा दिया है कि उनकी सुरक्षा का हर वायदा राज्य सरकार की तरफ से निभाने का काम किया जाएगा। यानी जो सस्ता राशन देने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उसमें प्रोटीन युक्त, यानी ये कह सकते हैं कि पोषक तत्व युक्त नमक भी देने का काम किया जाएगा, ताकि खाने का भी स्वाद बना रहे और शरीर में किसी भी प्रकार से पोषक तत्वों की कमी ना हो। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि अभी शुरुआत कही जा सकती है, आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से ऐसे और भी लाभकारी योजनाएं यहाँ पर शुरू की जाएंगी, जिसका लाभ आम जनता को मिलेगा। क्योंकि उत्तराखंड विकसित राज्य बने, राज्य की जनता स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है। और इस तरह की योजनाएं संचालित सरकार जनता को लाभ देने का प्रयास कर रही है। इंडिया वाइस। बात करेंगे अगली खबर की। मथुरा में टंकी गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। रविवार को कृष्ण विहार कॉलोनी में एक भ्रष्टाचारी टंकी भर भराकर गिर पड़ी, क्योंकि उसमें जो सामग्री लगी थी उसमें भरपूर भ्रष्टाचार था। उसी को लेकर टंकी को लेकर क्षेत्रीय लोगों में काफी रोष व्याप्त हो गया था। 2021 में इस टंकी का निर्माण हुआ था और 2023 में नगर निगम को ये हैंडओवर की गई थी। इस टंकी के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई थी और इसमें 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। टंकी के भ्रष्टाचार को लेकर डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने कमेटी गठित की और ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई, जिसमें जो है कुछ इंजीनियर्स भी सस्पेंड किए गए हैं। 3 ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर और कुछ अज्ञात कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें आईआईटी रुड़की की टीम भी जांच कर रही है, क्योंकि जिस समय टंकी का निर्माण हो रहा था उस समय भी लोगों ने तमाम धरना प्रदर्शन किया था और मांग करी थी कि इसमें भ्रष्टाचार लगातार किया जा रहा है, यानी गुणवत्ता विहीन कार्य हो रहा था। लेकिन उस समय किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उस टंकी गिरने से लगभग 2 दर्जन मकान ध्वस्त हो गए और मकानों में पानी भर गया। हालात इतने खराब थे कि क्षेत्रीय लोगों में जबरदस्त प्रदर्शन दिखाई दिया। इसको लेकर कल एक ठेकेदार की थाना कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तारी करी है, जिनका नाम त्रिलोक चंद रावत है और उनको जेल भेजने का काम किया है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। बात कर ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वाराणसी में मनाई गई है पंडित श्याम प्रसाद मुखर्जी की जयंती। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती को पूरे देश में भाजपा के द्वारा मनाया जा रहा है। इसके तहत आज वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की गांधी अध्ययन पीठ में
श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती मनाई जा रही है। इस जयंती में सुधांशु द्विवेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता जो भाजपा के हैं उनको सम्मिलित होना है। इसको लेकर आज वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र संगठनों के द्वारा व कांग्रेस के सपा यूथ के छात्रों के द्वारा धरना प्रदर्शन करके इस कार्यक्रम को रोके जाने की बात कही जा रही है। छात्रों ने यह कहा कि बीते कुछ दिनों पूर्व छात्र संघ के कार्यक्रमों को लेकर के हम लोगों ने कार्यक्रम तय किया था, जिसमें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रशासन के द्वारा मना कर दिया गया। यह कहा गया कि यह कार्यक्रम राजनीति का अखाड़ा, हम विश्वविद्यालय राजनीति का अखाड़ा नहीं है, जिसको लेकर के हम लोगों के द्वारा कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर भाजपा का दोहरी रवैया सामने दिखाई देता है। आज भाजपा का पुनः उसी कैंपस के अंदर बीजेपी का कार्यक्रम जो है फिर दोबारा हो रहा है। यह भाजपा की यह जिला प्रशासन और जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रशासन के द्वारा दोहरी चरित्र मानसिकता जो है हम लोग को दिखाई देती है। इसको लेकर हम लोग गांधीवादी तरीके से बकायदे वर्तमान में धरना प्रदर्शन दिया है। जरूरत पड़ेगी कि भगत सिंह बन करके हम लोग सीधा जो है विरोध करेंगे। वाराणसी से धर्मेंद्र। बात करेंगे अगली खबर की। हाथरस हादसे पर अलीगढ़ जो प्रशासन है वो चौकन्ना हुआ। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज। हाथरस में हुए भीषण हादसे के बाद अब अलीगढ़ प्रशासन भी चौकन्ना हो चुका है। हाथरस के सिकंदराव रतिबानपुर में सत्संग के दौरान भगदड़ में 123 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हो गए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अब अलीगढ़ प्रशासन भी चौकन्ना हो चुका है। अलीगढ़ प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि अब अलीगढ़ में किसी भी कार्यक्रम को कराने के लिए प्रशासन को संपूर्ण जानकारी देनी होगी। अब कार्यक्रम में कितने लाउड स्पीकर हैं, कितने दरवाजे हैं और कितनी भीड़ आ रही है, सभी की संपूर्ण जानकारी प्रशासन को देनी होगी। उसी के बाद प्रशासन के द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी। तो वहीं पूरे मामले में एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट के द्वारा बताया गया कि हाथरस में हुए भीषण हादसे के बाद अब अलीगढ़ का प्रशासन भी चौकन्ना हो चुका है। अब अलीगढ़ में भी किसी प्रकार के कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रमों की अनुमति लेने से पहले उनको संपूर्ण जानकारी देनी होगी। उनके द्वारा बताया गया कि इस कार्यक्रम में कितनी भीड़ आने वाली है, कितने जगह पर इस कार्यक्रम को रखा गया है, कितने गेट लगाए गए हैं, वहीं कितना पुलिस प्रशासन की उनको जरूरत है और साथ के साथ सीसीटीवी को अहम मुद्दा बताते हुए ये कहा गया कि अब हर कार्यक्रम में सीसीटीवी लगे रहेंगे। सीसीटीवी को लेकर कहा गया कि अगर सीसीटीवी होते हैं और किसी प्रकार की कोई घटना सामने आती है तो उससे काफी मदद मिलेगी। लेकिन अब पुलिस प्रशासन भी चौकन्ना हो चुका है। उनके द्वारा साफ तौर पर ही ये चेतावनी दी गई है कि अब कार्यक्रम करने से पहले प्रशासन को संपूर्ण जानकारी देना आवश्यक होगा। उसी के बाद प्रशासन के द्वारा इसमें अनुमति प्रदान की जाएगी। हालांकि एडीएम सिटी का ये भी कहना है कि अब किसी कार्यक्रम की अनुमति देने के बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर रहेगा और पूरी जांच करने के बाद ही अनुमति प्रदान की जाएगी। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जताया है पूर्वानुमान। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर पूर्वानुमान जारी किया है। पूर्वानुमान उत्तराखंड के लिए एक बार फिर भारी साबित होने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ने 5 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक के लिए जो मौसम का पूर्वानुमान जारी करा उस पर चेतावनी जारी करी है। कुमाऊं मंडल के लिए रेड अलर्ट और गढ़वाल मंडल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करा है। यदि समझा जा सकता है कि भारी बारिश से जो पिछले दिनों 2-4 प्रदेशवासी हुए वो अब आगामी दिनों में भी रहने वाली है। ऐसे में ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता यहाँ पर होगी और खासतौर पर जो चारधाम यात्रा या जो उत्तराखंड में जो सैलानी आना चाहते हैं इस प्रकृति का आनंद उठाने के लिए, बदले मौसम का आनंद उठाने के लिए, उन्हें ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी करी है। ऐसे में देखना ये होगा कि प्रशासन कितना अलर्ट है, जनता को कितना सुरक्षित रख पाते हैं। कैमरामैन इंडिया वाइज। बात करेंगे अगली खबर की। दुर्ग में अपराधियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीकांत। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अब दुर्ग जिले के पुलिस और प्रशासन ने भी लगातार अपराधियों और हिस्ट्री सीटरों के अवैध कारोबार के साथ साथ उनके अवैध कब्जे वाले मकान हो चाहे दुकानों पे बुलडोजर चलाना शुरू कर चुके हैं। जी हां, जब से विष्णुदेव सहाय की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है तब से ही यूपी के तर्ज पर यहाँ के गुंडे, मवाली और हिस्ट्री सीटर के मकानों एवं उनके कब्जे किए हुए सामानों पर बुलडोजर की कार्रवाई चालू हो चुकी है। इसके तत्वाधान पे ही कल यहाँ के बीएसपी के जमीन पर
पिंकी राय जो कि नेवई थाना के पुराना हिस्ट्री शीटर है, उसके अवैध ढाबे पे बुलडोजर की कार्रवाई की है, जहां पर पुलिस प्रशासन के साथ साथ निगम एवं बीएसपी के तोड़फोड़ दस्ता लगातार कार्रवाई करते रही। लगभग 25 से 30 लाख के आसपास की उस प्रॉपर्टी की कीमत बताई जा रही है, जहां पर कार्रवाई हुई है। आपको बताते चले कि यहाँ पर भी यूपी के तर्ज पर ही कार्रवाई चालू हो चुकी है, ताकि लोगों के बीच एक ऐसा संदेश जा सके ताकि हिस्ट्री शीटर और बदमाशों का मनोबल टूट सके। आपको बताते चले कि पिंकी राय वो है जो कुछ दिन पहले ही यहाँ के क्षेत्र में दहशत फैलाने के नाम पर हवाई फायरिंग करते रहता है। मैं श्रीकांत दास, इंडिया न्यूज़, दुर्ग। बात करेंगे अगली खबर की। दुर्ग जिले में जो गाड़ियों की फिटनेस होती है ना, उसको लेकर खेल चल रहा है। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीकांत। दुर्ग जिले के परिवहन मंत्रालय के द्वारा यहाँ के गाड़ियों को फिटनेस बनाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दी हुई है, जो कंपनी पूरे छत्तीसगढ़ की ठेका ले चुकी है। रॉबिन आई नाम की कंपनी ने यहाँ का ठेका लिया हुआ है। आपको बताते चले कि दुर्ग जिले के मुख्यालय से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर उस कंपनी ने अपनी सेंटर खोली है, जहां पर गाड़ियों का, कमर्शियल गाड़ी हो चाहे कार हो, जो जितनी भी गाड़ियां होती हैं उनकी फिटनेस वहां पे बनाई जाती है। वहां पर भी अब दलाल सक्रिय हो चुके हैं। आपको बताते चले कि लगभग 1200 रुपये की सरकारी चालान कटती है, परंतु वहां पर जो दलाल हैं 3500 से लेकर के 50,000 तक का मोटा रकम वसूलते हैं। वहां पे आलम ये हो चुका है कि वहाँ की जो सेंटर के जो मैनेजर हैं वो उनकी आंखों के सामने सारी चीज़ें होती हैं, पर वो चुप रहते हैं। इसको ऐसा देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस सेंटर की भी भागीदारी है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनका साफ कहना था कि हम दलाल और एजेंटों को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, मुक्त कर देंगे, ताकि पारदर्शिता आ सके काम में। परंतु यहाँ पर अब देखने को जो मिल रहा है, एजेंट सक्रिय हो चुके हैं। खुलेआम 10 से 12 एजेंट वहाँ घूमते हैं और गाड़ियों के जो ड्राइवर होते हैं, मालिक होते हैं, उनसे पैसे लेकर के उनके गाड़ियों की फिटनेस बना करके उन्हें प्रदान करते हैं। जब इस मामले को लेकर के जब हमारे द्वारा आरटीओ ऑफिस में लकड़ा साहब से कांटेक्ट किया गया, तो उनका भी एक साफ तौर पे कहना था कि अब इस जो फिटनेस बनाने की काम है ये पूरी तरह से प्राइवेट हो चुकी है। रॉबिन आई कंपनी को ठेका दिया गया छत्तीसगढ़ का। पहले रायपुर, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी, वहाँ पे ये सेंटर खुली, अब दुर्ग जिले में खुली है और अंबिकापुर में। 3 जिलों में लगभग अभी ये प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। परंतु हमारे द्वारा जब रॉयल्टी चेक की गई तो वहाँ पे देखा गया कि दलाल अभी भी सक्रिय हैं और अभी भी उसी तरीके से ढर्रे से काम चल रहा है। मैं श्रीकांत दास, दुर्ग, छत्तीसगढ़। बात करेंगे अगली खबर की। मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन को तैयारियां करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी। मेरठ 2024 कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है और 25 जुलाई तक रोड बिल्कुल ब्लॉक कर दिए जाएंगे। उसी के बीच आज मेरठ उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव आज मनोज कुमार मेरठ पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर ऑफिस में एक प्रेस वार्ता के दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं प्रशांत कुमार आज प्रेस वार्ता के बाद ओगरनाथ मंदिर निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं अधिकारियों से उन्होंने वार्ता करते हुए कड़ी सुरक्षा के लिए आदेश दिए हैं। आपको बता दें 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी और ड्रोन कैमरे की निगरानी से कांवड़ यात्रा को किया जाएगा। आपको बता दें इसी के बीच अब जगह जगह रोड डायवर्जन भी किए जाएंगे। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। बात करेंगे अगली खबर की। मेरठ में एक गर्भवती महिला का अनट्रेन्ड डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी। मेरठ के थाना हस्तिनापुर में एक गर्भवती महिला को एक मवाना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें डॉक्टर द्वारा, एक मेरठ के नामचीन डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन का झांसा देकर महिला को भर्ती कराया गया था। आपको बता दें महिला को मेरठ के नामचीन डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन नहीं कराया गया, वहीं एक अनट्रेन्ड डॉक्टर द्वारा महिला का ऑपरेशन कराया गया था। महिला की हालत बिगड़ती देख डॉक्टरों ने उसको रेफर कर दिया। महिला जब दूसरे हॉस्पिटल पहुंची तो वहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। परिजनों द्वारा उसको लेकर के उसका अंतिम संस्कार किया गया।
अंतिम संस्कार के बाद देखा गया कि उसकी राख में सर्जिकल ब्लेड बरामद हुआ है और वही पीड़ित परिवारों ने आरोप लगाया है कि ऑपरेशन के द्वारा अंदर छोड़ दिया गया था ये ब्लेड, लेकिन उसमें अभी तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। वही पीड़ित परिवार 5 दिन से सीएम ऑफिस पर धरने पर बैठा है और लगातार कार्रवाई की मांग कर रहा है, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। लगातार फर्जी हॉस्पिटल और फर्जी लैबों के लिए दिन रात शिकायतें आती रहती है, लेकिन अधिकारी और प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं करता। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए रिपोर्टर लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।